आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए लेटेस्ट या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बताऊंगा या फिर सेमिनार टॉपिक। आप कौन कौन सा सेमिनार टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, आज मैं आप लोगों को प्रत्येक न्यू टॉपिक के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आते हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके उसका पीपीटी भी मांग सकते हैं। ठीक, जैसे पहला हमारा टॉपिक है ऑटो पायलट कंट्रोल सिस्टम। तो ऑटो पायलट कंट्रोल सिस्टम में इसके लिए हम सेमिनार टॉपिक में इसके कंटेंट, ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल तो आप केवल इसके इंट्रोडक्शन के रूप में केवल इतना याद रखिएगा कि जो हमारे हवाई जहाज में, ठीक है, या हेलीकॉप्टर, जितने सब में ऑटो पायलट का प्रयोग किया जाता है। हवा में जितने भी व्हीकल्स होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऑटो पायलट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो अगर पायलट हमारा रेस्ट लेना चाहता है तो ले सकता है, जब जब हवाई जहाज हमारा एक सेम गति पे ऊपर उड़ रहा होता है, जब हमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, जैसे कि हमारी ट्रेन भी है, ट्रेन में भी हम ऑटो पायलट सिस्टम का यूज कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं? ट्रेन में हम ऑटो पायलट का प्रयोग कर सकते हैं किस तरीके से? जैसे मान लो हमारी जो उसकी लाइन होती है, रेलवे लाइन, वो एक जगह से दूसरी जगह सेम वही रहती है ना। उसमें ये तो नहीं रहता कि कुछ चेंजमेंट रहे, तो उसमें भी हम ऑटो पायलट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी टेक्नोलॉजी ये ऑटो पायलट वाली है वो हमारी यूज हो रही है हवाई जहाज में। ठीक, तो इसके ये बेस्ट टॉपिक है। उसके बाद इंफ्रारेड प्लास्टिक सोलर सेल, ये क्या होता है? तो जिस तरीके से जो हमारी सोलर प्लेट होती है ना, बस ये सेम टू सेम वही है। बात समझ में आई? सोलर प्लेट किस तरीके से काम करती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है या होल है, जो बैटरी के अंदर क्या क्रिया होती है ना, उस चीज के बारे में इसमें पूरा डिटेल बताया जाता है। और इसमें किस तरीके से हमारी जो सन एनर्जी है, जो सूर्य से हमें यहाँ से सनलाइट हमें जो मिल रही है, इसको ये किस तरीके से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर केमिकल एनर्जी से वापस इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो सोलर मोबाइल चार्जर। तो सिंपल सी बात है, सोलर मोबाइल चार्जर क्या करता है कि सन एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारा मोबाइल चार्ज होने लगता है। ठीक, तो ये केवल मोबाइल चार्जर के लिए ही नहीं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप इस पे सोलर एनर्जी पे कई टॉपिक बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें वॉक एंड चार्ज। वॉक एंड चार्ज का मतलब है कि चलो, है ना, चलते चलते मोबाइल को भी चार्ज करो। तो देखो ये दोनों पैरों में इसने इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा रखा है। ठीक, और इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम से इसने दोनों पैरों में इसको लेग में बांध रखा है। ठीक, तो इससे थोड़ा सा हमें चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे ही ये इस तरीके से इसको खींचता है तो इसमें लगा हुआ एक जनरेटर होता है, ठीक, या मोटर होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। पहले तो मैकेनिकल एनर्जी में उसे घुमाएगा, है ना, फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो हमारी स्टोर हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी यहाँ बैटरी में स्टोर हो जाएगी, ये जो यहाँ बैटरी रखा हुआ है, यहाँ से हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है वेव एनर्जी कन्वर्टर। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जो वेव एनर्जी कन्वर्टर होता है, वेव एनर्जी कन्वर्टर जैसे समंदर में जो वेव्स चलती रहती हैं, ठीक है, तो समंदर में जो वेव्स होती हैं वो प्रति 30 सेकंड पे हमारी चलती रहती हैं, इस तरीके से जो लहर आती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन वेव्स में ब्लेड लगा देते हैं, टरबाइन ब्लेड, इस तरीके से टरबाइन ब्लेड लगा देते हैं। और जैसे ही ये वेव्स आती है, ये टरबाइन ब्लेड पे टक्कर मारती है और ये टरबाइन ब्लेड हमारा रोटेट होने लगता है। ठीक, तो जैसे ये ब्लेड हमारा रोटेट होने लगता है तो इसके पीछे हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को हम जनरेटर में दे देते हैं। जनरेटर हमारा क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें समंदर से मतलब कि हमें एनर्जी प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद हम बात करें विंड एनर्जी कन्वर्जन की। तो विंड एनर्जी में क्या होता है कि जो हवा, जैसे समंदर के किनारे हम अगर अक्सर जाते हैं तो वहां पे हवा धीमे गति से चलती रहती है, तो हम उस हवा का भी प्रयोग करके लाइट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे मान लो मैंने वहां पे बड़े ब्लेड्स लगा दिए हैं, बड़े टरबाइन ब्लेड्स लगा दिए हैं,
ठीक है, जैसे तुम लोगों ने पवन चक्की के बारे में पढ़ा होगा। तो ये टरबाइन ब्लेड्स क्या करते हैं, जो हवा चलती है वो सीधी इस ब्लेड पे टकराती है। ठीक, ये ब्लेड क्या करता है, इसको रोटेट कराता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिस भी डायरेक्शन में इसे रोटेट कराएगा तो यहाँ से हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगी। ये शाफ्ट रोटेट करेगी इसके अंदर लगी हुई, जैसे ये शाफ्ट रोटेट करेगी फिर ये शाफ्ट हम अपनी जनरेटर में लगा देंगे और जनरेटर के थ्रू हमें फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जनरेटर का काम क्या होता है, मेन प्रिंसिपल होता है कि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको भी आप बता सकते हैं सेमिनार में, और इसके क्या क्या फायदे हैं, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, ये भी बता सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम की। तो अभी तक क्या था, जैसे सिटीज में देख लें हम, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहां पे गाड़ियां खड़ी करने की भी समस्या आ रही है ना। तो अब हम कम से कम जगह में अपनी गाड़ी को खड़ा कर दें और एक ही पार्किंग में कम से कम 200 या 300 गाड़ियों को एडजस्ट कर दें। तो इसके लिए हम सेंसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। सेंसर टेक्नोलॉजी हमें बताता है कि पार्किंग को कितनी कम जगह में हम गाड़ी को एडजस्ट कर सकें और कहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है ये गाड़ी को पता लग जाएगा अपने आप। और गाड़ी में भी हम सारे ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोमेशन लगाए रहते हैं, जो कि ये डिटेक्ट, गाड़ी खुद से डिटेक्ट कर लेती है कि यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे स्पेस है, तो ये खुद अपने आप यहाँ पे जाएगी और खड़ी हो जाएगी। हमें गाड़ी को चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी कि ये पार्किंग सिस्टम भी मूवेबल रहता है। इसमें क्या रहता है, अगर गाड़ी हमारी, मान लो हम इस पे लोड कर दें गाड़ी को, तो ये गाड़ी को अपने आप ले जा करके पार्किंग वाली जगह पे छोड़ देगा और खुद दूसरी जगह पे चलाएगा, है ना। तो ये हमारा ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम है, जिसमें मिनिमम अगर हम सिटीज में देखें तो एक एक पार्किंग सिस्टम में कम से कम 500 या 1000 गाड़ियां खड़ी होने की कैपेसिटी रहती है, 100 से लेकर के। तो इसमें क्या होता है, जनरली न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है और इसमें ऐसा नहीं होता है कि ये ग्राउंड फ्लोर पर ही रहता है। गाड़ियां हम 10वीं और 15वीं फ्लोर पर भी खड़ा करते हैं, लेकिन वो लिफ्ट के थ्रू अपने आप जाकर के खड़ी हो जाती हैं। उसके लिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी भी हेल्पर की। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोनोमस रोबोटिक्स की। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नासा ने और चाइना ने जो रोवर भेजा हुआ है, मतलब कि मंगल ग्रह पे, ठीक है, तो उस पे हमने क्या किया गया है, उसको हमने प्री प्रोग्राम्ड किया है। उस रोवर को हमने प्री प्रोग्राम्ड कर दिया है ताकि वो इस क्या करे कि इस पर जो मिट्टी वगैरह है यहाँ पे रिसर्च करे, है ना। अब ये तो है नहीं कि वहां पे हम जाएंगे या फिर उसे हम वायरलेस से कनेक्ट करेंगे, वायरलेस से कनेक्ट करने के बाद हम पता करेंगे कि ये रोवर हमारा किस तरीके से काम करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रोवर हमारा होता है ये प्री प्रोग्राम्ड रोवर रहता है, ठीक है, जो हमारा काम करता है न्यू टेक्नोलॉजीज पे। तो यहाँ से हम आसानी से रोवर को भेज करके आसानी से हम रिसर्च कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ऑटोनोमस रोबोटिक्स। तो इसके बारे में भी हम अच्छे खासे बता सकते हैं, ठीक। उसके बाद ब्लूटूथ रोबोटिक्स की बात करें तो ब्लूटूथ रोबोटिक्स या वायरलेस रोबोटिक्स, इसका एक लिमिटेड एरिया होता है। लिमिटेड एरिया मतलब कहें 100 मीटर, 200 मीटर या 1000 मीटर, ठीक है। जिस तरीके से मोबाइल में जो हमारे नेटवर्क आते हैं, है ना, तो मोबाइल नेटवर्क की एक लिमिटेड एरिया होती है। अगर वहां पे नेटवर्क नहीं रहेगा तो आपके मोबाइल में कोई नेटवर्क शो नहीं करेगा, ठीक। वैसे तो इसे भी हम वायरलेस रोबोटिक्स बोल रहे हैं क्योंकि ये वायरलेस ही है, सिंपल, इसके बीच में किसी भी वायर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका भी एक एडवांटेज है कि हम 100 मीटर या 200 मीटर में हम रोबोट के थ्रू कोई भी काम करवा सकते हैं। वो कोई भी काम, जिस काम के लिए हम रोबोट को बनाएंगे वो 200 मीटर में काम करता रहेगा। उसके बाद हम बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो अभी 5G टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारा 4G टेक्नोलॉजीज में भी अवेलेबल है, लेकिन ये ज्यादा दूरी डिस्टेंस के लिए अवेलेबल नहीं है। मान लो ये अगर हम मोबाइल से कनेक्ट कराते हैं तो ये मोबाइल नेटवर्क की रेंज ले लेता है, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करके हम अपने घर की जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी एसेसरीज हैं, उनको हम अपने मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें जिस सर्किट का प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा IoT या फिर ऑर्डिनो, ठीक। ऑर्डिनो सर्किट का हम प्रयोग करते हैं। जब इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में जरूर बताऊंगा जल्दी ही। ये जितने भी न्यू टॉपिक्स हैं, मैं सभी न्यू टॉपिक्स का एक एक प्रेजेंटेशन और इसका एक एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। आप लोगों को क्या करना है कि बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके बारे में जानना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो आजकल की जो डिमांड है, डीजल हमारा चल रहा है भाई 90 रुपया लीटर, पेट्रोल चल रही है 100 रुपया लीटर, है ना। तो इस तरीके से हम इन सारी चीजों से निजात पाने के लिए हमने अब क्या किया है कि हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना लिया है। भाई एक बार खरीद लो, हमें जिंदगी भर कुछ नहीं करना है, केवल गाड़ी चार्ज करके हमें चलानी है,
ठीक। तो बस इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, बैटरी लिथियम आयन या कौन सी बैटरी का प्रयोग किया जाता है, इन सारी चीजों का, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं कि ये ज्यादा देर तक दूर तक नहीं जा सकती है। अगर इसकी रेंज एक बार चार्ज होने पे अगर ये 100 किलोमीटर है तो केवल 100 किलोमीटर ही चलेगी। अब तुमको ऐसे हम 200 किलोमीटर ले जाए, नहीं ले जा सकते। और ये एकदम से चार्ज भी नहीं होती है। डीजल तो तुमने 5 मिनट में भरवा लोगे, लेकिन इसको तुम 1 घंटे में, अगर इसकी बैटरी चार्ज होगी तो 1 घंटे में ही चार्ज होगी। ठीक है, तो इसके लिए पावर स्टेशन का भी होना जरूरी है। जिस रोड से आप जा रहे हो वहां पे पावर स्टेशन भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी लागत जो है, मतलब कि खरीदने के बाद फिर आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक। उसके बाद हम बात करें होम ऑटोमेशन की, तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अगर शहर में जाते हो तो तुमने देखा होगा लिफ्ट ऑटोमेटिक होती है, डोर ऑटोमेटिक होते हैं। तुम अपने आप दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हो, दरवाजा खुल जाता है, अंदर चले जाते हो। या फिर तुमने लैट्रिन या बाथरूम में देखा होगा जो पानी होता है, अगर हम टॉयलेट के सामने ही खड़े हो जाए तो उसमें से पानी अपने आप आ जाता है और उसको साफ कर देता है ना। तो यानी कि होम को हम क्या करते हैं, फुली ऑटोमेटेड बनाते हैं। ठीक। तो होम को फुली ऑटोमेटेड बनाने के लिए हम आईओटी या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हैं। और उन न्यू टेक्नोलॉजीज में हम किन चीजों का प्रयोग करते हैं और होम को हम किस तरीके से डिजाइन करें, इसमें हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक। तो ये भी बहुत ही नया टॉपिक है और इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद हम बात करें माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर की, तो अभी का जो दौर है अगर हम उसकी बात करें तो वो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर से घिरा हुआ है। हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में देखो प्रोसेसर का यूज हो रहा है। कोई बोल रहा है इसमें i3 प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं i3, i5, i7, i9, है ना। कई तरीके के इंटेल का प्रोसेसर है, AMD का प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर क्या होता है और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम रैम रोम सारी चीजें अलग से कनेक्ट करते हैं। जबकि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में जो रैम रोम जो भी उसकी कैपेसिटी होती है वो उसी में इनबिल्ट रहती है। तो ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक्स को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग है वो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, जैसे हमारी कार को ऑटोमेटिक बनाना हो, है ना, या फिर रोबोट का प्रयोग करना हो, या फिर कुछ भी करने के लिए इन दोनों चीजों का प्रयोग होता ही होता है। तो इसकी प्रत्येक पिंस या प्रत्येक पीसीबी हर चीज के बारे में हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अपने टॉपिक की डिमांड भी करें कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।